नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका, चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से। आज मैं फिर से आप सबके बीच में आया हूँ अपना एक वीडियो लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे जीएसटी में ई इनवॉइस से रिलेटेड। जीएसटी में ई इनवॉइस का बैकग्राउंड जानेंगे, समय समय पर उसको कैसे लागू किया गया और उसमें क्या बदलाव किए गए। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा एक पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि भारत में कानून कैसे बनाए जाते हैं। कानून बनाने के लिए भारत में जो संविधान है, उसने 3 बॉडीज़ को अलग-अलग काम दिए हुए हैं। जैसे न्यायपालिका जुडिशरी को अपना काम दिया हुआ है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को अपना काम दिया हुआ है, इसी तरीके से विधायिका हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। अब इस कानून को बनाने के लिए संसद का सत्र होना ज़रूरी है। कोई भी कानून जो बनेगा वो संसद से पास होगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि भारत में हमेशा संसद का सत्र चलता रहे। इसीलिए कोई भी कानून जो बनता है, उसमें सरकार के पास ऐसी पावर दी जाती है कि वो उस कानून में समय पर कोई बदलाव अगर आवश्यक है तो उसको कर सकती है। जीएसटी एक्ट में भी इसी तरीके से एक सेक्शन है, सेक्शन 164, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रूल्स में या नोटिफिकेशंस के थ्रू समय समय पर कोई भी बदलाव कर सकती है, क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था हो सकता है तत्काल प्रभाव से लागू करनी पड़ सकती है, मगर उसके लिए संसद का सत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जो सेक्शन 164 में पावर दी गई है, हम उसको ध्यान में रखते हुए सारी नोटिफिकेशंस, ई इनवॉइस से रिलेटेड जो हमारे बैकग्राउंड से लेकर के अभी तक बदलाव आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। इसलिए ये सेक्शन 164 बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 164 को ही में जो पावर दी गई है, उसको एग्जीक्यूट करते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन 2019 में डाला, नोटिफिकेशन नंबर 68/19। इसकी तारीख थी 13 दिसंबर 2019, जिसके तहत सरकार ने जो पावर उसको 164 में दी गई थी, उसके तहत रूल 48 है, जीएसटी का रूल्स भी है, जिस रूल में नंबर है 48, जिसमें मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस कहा गया है। उस रूल के अंतर्गत उन्होंने सब रूल 4, 5, 6 ये 3 नए इंसर्ट किए, 1, 2, 3 पहले से थे। तो जो इंसर्ट किए वो क्या है, चलिए हम जान लेते हैं। सब रूल 4 में उन्होंने एक फॉर्म बताया, जीएसटी INV 01, जो जीएसटी का इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करने के बाद ही इनवॉइस जारी किया जाएगा। ये उस चौथे नंबर रूल में उन्होंने बताया। कब से जारी किया जाएगा, इसको वो बाद में नोटिफाई करेंगे। फिर उन्होंने 5 नंबर सब रूल में, मैं 48 रूल की ही बात कर रहा हूं, उसके 5 नंबर में उन्होंने बताया जिसके ऊपर ये चार्ज लागू होता है, वो अगर ई इनवॉइस नहीं जारी करेगा तो ये माना जाएगा कि उसने इनवॉइस जारी ही नहीं किया। और अगर ये माना गया कि टैक्स इनवॉइस आपने जारी ही नहीं किया गया, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी मैं अपने वीडियो के आखिरी में डिस्कस करूंगा आपसे कि नहीं करने पे क्या क्या प्रावधान है उसके। उसी में जो मैंने आपको बताया 4 और 5, 6 पे आते हैं। 6 ये कहता है कि जिन पे सब रूल 4 लागू होता है, उन पे जो एग्जिस्टिंग रूल है 1 और 2 वो लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन हमारा पूरा होता है 68/19। उसी डेट में 13 दिसंबर 19 में ही सरकार एक दूसरा नोटिफिकेशन लेकर के आती है, नोटिफिकेशन नंबर 69। 69 में उन्होंने कहा कि भाई ई इनवॉइस बनाना है तो उसके लिए कोई वेबसाइट होना जरूरी है। ई इनवॉइस कोई कहाँ पे जनरेट करेगा, इसीलिए 69 में सरकार ने, क्योंकि ये काम सरकार का है, इसलिए उसने वेबसाइट को नोटिफाई किया। 69 नंबर नोटिफिकेशन के थ्रू वेबसाइट आई ई इनवॉइस की, जहां पे ई इनवॉइस बनाने के लिए सरकार ने व्यापारियों को पोर्टल उपलब्ध कराया। इसी सीक्वेंस में जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है, सब सीक्वेंस वाइज है। अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो यकीन मानिए ई इनवॉइस में इससे ज्यादा आपके मन में कभी कोई क्वेरी जनरेट ही नहीं होगी। हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 70, 68, 69, अब हम आए 70 पे, 70, 70/19। इसमें उन्होंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए पिछले सालों में। यहाँ पे मैं देखिए घूम करके फिर से आऊंगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की जो बात कही गई है पिछले सालों में, वो पिछला साल कब से शुरू होगा, जब से कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तब से, या जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से। इस नोटिफिकेशन में इसको नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ ये बताया गया कि ये लागू होगा जिनका 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, और ये हम लागू करेंगे 1/4/2020 से।
ये नोटिफिकेशन थोड़ा अधूरा था, इसका डाउट और इसको रिमूव करने के लिए आगे दूसरा नोटिफिकेशन आया है। फिर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे 71। 70 के बाद हमारा आया 71/2019। इन सब की डेट सेम है, 13 दिसंबर 2019। 71 में उन्होंने ये कहा कि इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा एक बार फिर पीछे चलेंगे। 2019 में ही जून के महीने में 28 जून 2019 को एक नोटिफिकेशन आया था 31/19। इसमें सरकार ने कहा था, इसमें एक नया रूल बनाया गया था क्योंकि ये फोर्थ अमेंडमेंट रूल था। उसमें एक रूल 5 बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि टैक्स इनवॉइस पे क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड का प्रोविजन तो बनाया गया, मगर उसमें यह लिखा गया था कि इसको लागू करने की तारीख हम बाद में बताएंगे। तो वो जो तारीख बाद में बताना था, सरकार ने नोटिफिकेशन 71 के माध्यम से वही तारीख बताई और कहा कि 1/4/2020 से क्यूआर कोड इस पर लागू हो जाएगा, जो उन्होंने बताया था पहले। नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन इसमें आता है उसी सीक्वेंस में वो 13/2020 आता है। 13/2020 कहता है कि जो हमारा जीएसटी का रूल्स है उसमें एक रूल है 54। ये कहता है कि टैक्स इनवाइस कुछ स्पेशल केसेस में अलग तरीके से जारी किए जाते हैं, उनको हम ई इनवाइस से एग्जम्प्ट करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, ये जब हम लोग ये जानेंगे कि क्या क्या एग्जम्प्ट है तो अपने आप समझ में आएगा कि क्यों उनको एग्जम्प्ट किया गया। जैसे रूल 54 में पहला जो है वो इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज को एग्जम्प्ट किया गया। बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं जिसमें छोटे से लेकर के बड़े हर प्रकार के चार्जेस लगते रहते हैं। हर तरह के बैंक के अपने इनकम्स होती हैं, कमीशन लगते रहते हैं, उन पे जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। तो पूरे भारतवर्ष में एक बैंक का हर स्टेट के अकॉर्डिंग अपना अपना जीएसटी है, कई सारी ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक साथ होते हैं, तो वहां पे ई इनवॉइस पॉसिबल नहीं है अभी के हालात के अनुसार, इसलिए उनको अभी एग्जम्प्ट किया गया है। दूसरे पे है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को इसलिए एग्जम्प्ट किया गया क्योंकि वहां पे ई इनवॉइस की जगह वो कंसाइनमेंट नोट जारी करते हैं। तीसरे पे हम आए तो वो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे मैं किसी बस पे चढ़ा, वहां मुझे टिकट लेनी है, अब मैंने उससे कहा कि नहीं भैया टिकट नहीं, मुझे तो ई इनवॉइस दीजिए। तो वो बस किस हालात में है, कहाँ पे है, वहां पे इंटरनेट की व्यवस्था है कि नहीं है, बस के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हो पाया है जिसकी वजह से वहां पे तुरंत ई इनवॉइस जारी किया जा सके, इसलिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी एग्जम्प्ट किया गया। नेक्स्ट जो है उसमें फिफ्थ नंबर पे वो है मल्टीप्लेक्स सिनेमा। मल्टीप्लेक्स सिनेमा को भी इसलिए एग्जाम किया गया क्योंकि आप जब भी देखते होंगे, टिकट वगैरह खरीदते होंगे, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही देते हैं। तो ये माना गया वो जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट दे रहे हैं उसी को ई इनवॉइस से को रिलेट किया गया कि हम वहां एग्जाम करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ई इनवॉइस हम मान लेते हैं। इन सबको जो एग्जाम किया गया वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया। इस एग्जामेशन के लिए यही नोटिफिकेशन हमारा बताता है 13/2020। ये 13/2020 आया था 21 मार्च 2020 को। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें इन लोगों को एग्जम्प्ट किया गया था। इसी सीक्वेंस में दूसरा नोटिफिकेशन आता है 60/2020, 60। इसकी डेट थी 30 जुलाई 2020, जिसमें सरकार के पास जो मैंने शुरू में बताया था 164 में जो पावर है उसी को फिर से उन्होंने एक्सरसाइज किया और यहाँ पे ई इनवॉइस का फॉर्मेट दिया। अरे भाई ये तो बहुत जरूरी है। क्यों? आप ई इनवॉइस कह रहे हो हमसे जारी करने के लिए, मगर ई इनवॉइस के लिए आपने वेबसाइट दे दी तो फॉर्मेट भी तो आप ही बताएंगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं देंगे तो व्यापारी ई इनवॉइस जारी करने के लिए उस इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये फिर कैसे लिखेगा? वो पहले ही से ही फॉर्मेट हमारे पास होगा, तभी तो हम अपने जो बायर हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले करके उसमें फिल कर सकते हैं। इसीलिए जो नोटिफिकेशन नंबर 60 है उसमें उन्होंने ई इनवॉइस का फॉर्मेट जारी किया। ये नोटिफिकेशन 30 जुलाई 20 में आया था। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो इसी के सीक्वेंस में आया वो 61 आया। 61 भी सेम डेट को 30 जुलाई 2020 को ही जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने एग्जम्प्ट किया एसईजेड को। एसईजेड क्या होता है ये मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वगैरह के लिए, जो हमारे भारत के क्षेत्रफल में तो कहीं होता है, मगर उसको ये माना जाता है कि हम जो अपने लोकल टैक्स हमारे हैं भारत सरकार के, वो उनके ऊपर प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई एसईजेड को। और यहाँ पे एक बहुत
खास बात देखने वाली रही कि इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने जो 100 करोड़ की लिमिट थी उसको बढ़ा करके 500 करोड़ किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ई इनवॉइस में लिमिट आई थी 100 करोड़, मगर इंप्लीमेंट होने से पहले इस लिमिट को बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि सरकार को लगा कि 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ना हो, ऐसी व्यवस्था ना हो, पोर्टल एक साथ चले तो कहीं पोर्टल सर्वर डाउन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उस लिमिट को बढ़ा करके 500 करोड़ किया। और फिर आगे आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से वो लिमिट रिड्यूस की गई। यहाँ पे इसके बाद एक नोटिफिकेशन आई 70/2020। ये आई 30/9/2020। 30/9/2020 को क्यों आई? क्योंकि वहां पे एक डाउट मन में आया था, जो मैंने पहले भी बताया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कब से होना चाहिए, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला 70/20। डेट है 30 सितंबर 2020, जिसमें उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो हम लेंगे 2017-18 ऑनवर्ड्स ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से जीएसटी हमारा लागू हुआ था। ये कंफ्यूजन यहाँ पर रिमूवल ऑफ डाउट्स वाली जो हम बात कहते हैं वो यहाँ से क्लियर हो गई। इसी सीक्वेंस में जो हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई वो नोटिफिकेशन नंबर 72/20 आई। 72/20 सेम डेट को आई 30 सितंबर 2020, जिसमें सरकार ने फिर से एक बार अपना पावर एग्जीक्यूट किया 164 में, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें उन्होंने 11th अमेंडमेंट रूल्स एक बनाया, जिसमें जो हमारा टैक्स इनवॉइस जारी करने का रूल है 46, रूल 46 टैक्स इनवॉइस में जारी करने का है, जिसमें एक सब रूल आर उन्होंने इंसर्ट किया और बताया कि ये जो आर सब रूल है इसके अकॉर्डिंग टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड होना चाहिए इनवॉइस रेफरेंस नंबर के लिए। यहाँ पे उन्होंने इसी नोटिफिकेशन में एक पावर कमिश्नर को भी दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकल लेवल पे हर स्टेट का एक अलग तरीका होता है काम करने का, वहाँ के लोकल रीजन की वजह से, इसलिए कमिश्नर को एक पावर दी गई कि वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू किसी क्लास ऑफ पर्सन या किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है, बट काउंसिल की अप्रूवल के बाद। ऐसा नहीं कि कोई भी कमिश्नर अपने मन से चाहे तो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर दे, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल भी समझिएगा इससे। इसी में एक रूल 138 ए है। रूल 138 ए क्या कहता है कि अगर कोई सामान रास्ते में जा रहा है, मूवमेंट में है, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरीड, जो सामान के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरीड इन कन्वेंस। अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई गाड़ी सामान लेकर के जा रही है तो उसके पास क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये माल सही है, वो रूल कहता है 138 ए। उसमें ये चेंज किया गया और यहाँ लगाया लिखा गया कि क्यूआर कोड का ही ई इनवॉइस होना चाहिए जिनके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उन्होंने मैनुअल इनवॉइस जारी कर दिया कि माल पहुंच जाएगा, हम बाद में ई इनवॉइस दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। 138 ए कहता है कि क्यूआर कोड का इनवॉइस रास्ते में होना जरूरी है। ये आया था नोटिफिकेशन नंबर 72, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी सीक्वेंस में एक नोटिफिकेशन आया 73, जो नेक्स्ट डेट में आया, वो 30 सितंबर को नहीं आया, वो 1 अक्टूबर 2020 में आया। और 73/2020 ये कहता है कि जब हमारा ये ई इनवॉइस जारी हुआ तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में थोड़ी पोर्टल में समस्या थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर पाए हैं, हो सकता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारी के पास न तैयार हो पाया हो, तो वो 30 दिन के अंदर ई इनवॉइस जनरेट कर ले। अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ई इनवॉइस जनरेट किया। मगर अगर उन्होंने 30 दिन के भीतर नहीं किया ई इनवॉइस जनरेट, तो फिर ये माना जाएगा कि वो इनवॉइस कभी उन्होंने जारी नहीं किया। और अगर ये माना गया कि इनवॉइस जारी नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया कि उस केस में पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है हमारा वो 88/2020 है। 88 में जो ये लिमिट थी हमारी टर्नओवर की, वो 500 करोड़ से घटा करके 100 करोड़ की गई। इस नोटिफिकेशन की डेट थी 10 अक्टूबर 2020। इसका जो लागू होना था 100 करोड़ वाली, अब देखिए टर्नओवर हमारा वही 17-18 से लिया जाएगा कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा टर्नओवर इससे ऊपर जाता है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मगर ये ई इनवॉइस जारी करना है हमें 1 जनवरी 2021 से। 100 करोड़ वालों की लिमिट जो थी वो 1 जनवरी 2021 से आई। उसके बाद इसी टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ से घटा करके 50 करोड़ की गई। इसका नोटिफिकेशन था 05/21, जिसकी डेट थी
8 मार्च 2021 और इसको लागू लागू किया गया 1 अप्रैल 2021, क्योंकि मार्च में नोटिफिकेशन आया तो हमने 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने इसको लागू कर दिया। नेक्स्ट जो है वो लिमिट रिड्यूस हुई 50 करोड़ से 20 करोड़ तक। 50 करोड़ से 20 करोड़ तक लिमिट रिड्यूस करने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 01/22 ये नोटिफिकेशन 24 फरवरी 22 को आया था, जिसमें लागू होने की डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ की लिमिट हमारी जिनकी भी रहेगी टर्नओवर की, वो ई इनवॉइस जारी करेंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया 17/2022। ये 17/2022 कहता था कि 20 करोड़ से लिमिट रिड्यूस करके हम 10 करोड़ पे लेकर के आएंगे। 10 करोड़ की लिमिट हमारी जिनकी है वो ई इनवॉइस काटेंगे 1 अक्टूबर 2022 से। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है। नोटिफिकेशन नंबर भी मैं आपको बता रहा हूं, कब वो नोटिफिकेशन आया था और कब उस किस डेट से ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। नोटिफिकेशन नंबर 17/22 जिसकी डेट है 1 अगस्त 2022 और ये लागू हुआ था 20 करोड़ से लिमिट रिड्यूस करके 10 करोड़ और ई इनवॉइस काटना था 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा आया है वो नोटिफिकेशन 10 मई 2023। 10 मई 2023 की नोटिफिकेशन नंबर भी 10/2023 है, जिसमें वही लिमिट 10 करोड़ की घटा करके सरकार ने 5 करोड़ कर दिया है। और अब 5 करोड़ की जो ये ई इनवॉइस की लिमिट है, ये हमें 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस काटना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त 2023 से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लीजिए। जिनकी लिमिट 5 करोड़ हो गई थी पिछले किसी भी साल में टर्नओवर की, उनको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस काटना पड़ेगा। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हमारा ई इनवॉइस जारी क्यों करना है, क्यों जरूरी है, ई इनवॉइस जारी अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊं। अगर ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको जारी करना जरूरी है। अगर ई इनवॉइस आपने जारी नहीं किया तो रूल 48 के सब क्लॉज 5 में ये मेंशन किया गया था कि ऐसा माना जाएगा कि आपने इनवॉइस जारी ही नहीं किया। अब अगर इनवॉइस जारी नहीं किया तो फिर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस पेनल्टी के लिए हम पेनल्टी चैप्टर के सेक्शन 122, पेनल्टी सेक्शन का 122 है, जिसका सब सेक्शन 1 के क्लॉज आई में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई टैक्स इनवॉइस जारी नहीं किया जाता है तो 10,000 रुपए या उस माल में जो कर है, जैसे एग्जाम्पल टैक्स हमारा 5,000 रुपए है और मिनिमम पेनल्टी जो उसमें मेंशन है वो 10,000 है, विच एवर इज हाइयर, मतलब 10,000 आप पे लगेगा। और आप ध्यान रखिएगा अगर आपके टैक्स की वैल्यू 50,000 है तो 10,000 नहीं, उस केस में आपके ऊपर 50,000 लगेगी। मगर ये यहाँ पे नोट करिएगा कि टैक्स आपको ऑलरेडी देना पड़ेगा, ये पेनल्टी है जो टैक्स के अतिरिक्त आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आपने टैक्स इनवॉइस जारी नहीं किया है। इसलिए आपको टैक्स इनवॉइस, इसलिए आपको ई इनवॉइस जारी करना चाहिए। ई इनवॉइस की जितने भी पोस्टमार्टम हो सकता था मैंने किया, सीक्वेंस वाइज आपको नोटिफिकेशंस बताई, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी नहीं बचती है। मगर यदि कोई डाउट आपके मन में अभी भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उसको रिजॉल्व कर सकूं। इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जीएसटी में एक कंफ्यूजन है। कई बार मेरे पास कॉल आती है, कोई नोटिफिकेशन पूछता है तो ये कहता है कि यार जीएसटी में एक ही नोटिफिकेशन का नंबर है बट वो 2 नोटिफिकेशन है, ऐसा क्यों। तो मैंने उनको समझाया है कि आप उसको ध्यान से दीजिए, देखिए और पढ़िए। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे 05/21 तो उसके आगे सीटी और या सीटीआर लिखा रहता है। सीटी मतलब सेंट्रल टैक्स, सीटीआर मतलब सेंट्रल टैक्स रेट। सेंट्रल टैक्स जो सिटी नोटिफिकेशंस होती हैं वो बेसिक प्रोसीजर लॉ के बारे में बात करती हैं, और जो सीटीआर होता है वो सीटीआर बात करता है रेट्स के मॉडिफिकेशन में। इसलिए ध्यान रहे एक ही नंबर की 2 नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप कंफ्यूज कभी मत होइए, उसको पढ़िए कि वो सीटी है या सीटीआर है। सीटीआर हमारे रेट से संबंधित रहेगी, सीटी हमारे लॉ और प्रोसीजर एक्सेट्रा से संबंधित रहेगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बना सकूं। धन्यवाद।